हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है गवर्नमेंट जॉब 70 मिनट्स चैनल पर, जिसका सोल पर्पस है आपको रोट लर्निंग से बचाना और गवर्नमेंट जॉब पाने में आपकी हेल्प करना। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि हम फंडामेंटल राइट्स पर डिस्कस कर रहे थे और हमारे फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 से स्टार्ट होते हैं। आर्टिकल 12 में हमें कोई राइट तो नहीं दिया गया, लेकिन इसमें स्टेट को डिफाइन किया गया है। स्टेट को डिफाइन करने की जरूरत क्यों पड़ी, आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। दोस्तों, ये है पुराने जमाने की एक ट्रेडिशनल जॉइंट फैमिली। दादाजी, दादी जी, ताई जी, ताऊ जी, चाचा जी, चाची जी सभी हैं इसमें। एक दिन दादाजी कहते हैं कि बच्चों में कोई भेदभाव नहीं होगा, सब बराबर हैं और अपना अपना काम करने की सबको छूट होगी क्योंकि सब आजाद हैं। जैसे ही बबली ये सुनती है तो वो सपने देखने लगती है कि मैं भी चिंटू की तरह बाहर खेल पाऊंगी, मुझे भी अब चिंटू के बराबर पॉकेट मनी मिलेगी। बबली अपनी मम्मी से बाहर खेलने की परमिशन मांगती है, लेकिन ये क्या, मम्मी उसे डांट लगाती है और बाहर की जगह अंदर खेलने के लिए फोर्स करती है। बबली आर्ग्यू करती है कि जब भैया बाहर खेल सकता है तो मैं भी बाहर खेल सकती हूँ, लेकिन मम्मी उसे डांट कर अंदर खेलने के लिए फोर्स करती है। फ्रेंड्स, बबली बड़ी कंफ्यूज है कि दादाजी ने तो कहा था कि सब बराबर है, लेकिन क्या मम्मी इन नियमों को तोड़ सकती है? और मम्मी ही क्यों, क्या दादी जी, ताई जी, ताऊ जी, चाचा जी, चाची जी, क्या वो सब इन नियमों को तोड़ सकते हैं? और अगर सब नहीं तोड़ सकते तो कौन तोड़ सकते हैं, कौन नहीं तोड़ सकते? बबली वाकई बड़ी कंफ्यूज्ड है कि दादाजी के नियम किस किस पर लागू होंगे और किस पर नहीं होंगे। फ्रेंड्स, जैसे बबली को दादाजी से राइट्स मिले थे, वैसे ही हम भारत के लोगों को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से राइट मिल रहे हैं। हम ये भी जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें इक्वालिटी, फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन जैसे कई फंडामेंटल राइट दिए हैं। राइट तो बबली को भी मिले थे, लेकिन बबली के इस कंफ्यूजन का कारण दादाजी का वर्बल ऑर्डर था। दादाजी ने बताया ही नहीं कि किस किस को ये ऑर्डर मानना पड़ेगा और कौन कौन इस ऑर्डर से बाहर है। दोस्तों, ऐसा कंफ्यूजन हम 137 करोड़ लोगों के देश में ना हो, इसलिए हम हर काम को लिखित में करते हैं। इसलिए दोस्तों, हमने हमारे आर्टिकल 13 से 35 तक मिलने वाले सारे फंडामेंटल राइट्स को कौन इंश्योर करवाएगा, उसे स्टेट कहा और हमने आर्टिकल 12 में डिफाइन किया ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। दोस्तों, यूं तो इंग्लिश में स्टेट शब्द के कई मतलब है, जैसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड, इन सबको हम स्टेट ही कहते हैं। लेकिन पॉलिटिकल साइंस में स्टेट शब्द का मतलब कंट्री से लिया जाता है, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, चाइना आदि। लेकिन कंट्री की बात सुनकर आप कंफ्यूज ना होएं कि कोई नित्यानंद टाइप जाकर कैलासा कोई आइलैंड परचेस कर ले और कहे कि भाई ये एक कंट्री हो गया और अब हम एक स्टेट हो गए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्टेट कहलाने के लिए 4 एसेंशियल एलिमेंट हैं। अगर ये चारों एसेंशियल एलिमेंट होंगे तो ही किसी कंट्री को स्टेट कहा जाएगा। पॉपुलेशन, अब हमारे साधु महाराज नित्यानंद जी कैलासा में बहुत सारे लोगों को ले जाएं तो क्या वो स्टेट हुआ? दूसरा एलिमेंट देखिए, वो है टेरिटरी। तो क्या कैलासा में टेरिटरी है? हाँ बिल्कुल, कैलासा चाहे छोटा आइलैंड ही हो लेकिन टेरिटरी तो है। तीसरा एलिमेंट देखिए, गवर्नमेंट। तो हाँ, हमारे साधु जी वहां कोई गवर्नमेंट भी एस्टेब्लिश कर सकते हैं, तो ये तीसरा एलिमेंट भी पूरा हो जाएगा। लेकिन चौथा एलिमेंट सॉवरेनिटी, क्या सॉवरेनिटी या संप्रभुता वाला एलिमेंट कैलासा में है? अब आप कहेंगे सर ये संप्रभुता होती क्या है? दोस्तों, संप्रभुता को समझने के लिए मैं पुराने जमाने का एक गाना लेना चाहूंगा। इस गाने के बोल थे, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। ऐसी कोई सत्ता, ऐसी कोई अथॉरिटी जो ये कह सके कि मैं जो चाहे करूं, उसको हम संप्रभु कह सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, ये बहुत पुराने जमाने की परिभाषा है, क्योंकि आज के जमाने में क्या आपको लगता है कोई भी अथॉरिटी ये कह सकती है कि मैं जो चाहे करूं? आज के जमाने में घर में आप अपनी सॉवरेनिटी तो बिल्कुल ना दिखाएं, और स्पेशली मेरे मेल फ्रेंड्स, क्योंकि अगर ज्यादा सॉवरेनिटी दिखाएंगे तो सॉवरेनिटी तो क्या, बोरिया बिस्तर भी घर से बाहर चला जाएगा। तो दोस्तों, हमने समझा कि मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि एक ऐसी अथॉरिटी जो अपने इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स में सुप्रीम है, उसे सॉवरेन कहा जाता है। वैसे तो दोस्तों, प्रियम्बल के टाइम पर इस पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे, फिर भी एक पासिंग थॉट की तरह
यहाँ ये बात हम कर सकते हैं कि इंडिया में सॉवरेन कौन है। क्या पार्लियामेंट सॉवरेन है, क्या जुडिशरी सॉवरेन है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन सॉवरेन है। अगर इस पुराने ज़माने की डेफिनेशन को भी माने तो क्या आपको लगता है कि आज एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी या पार्लियामेंट इनमें से कोई भी इंडिया में ये बात कह सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब भी इंडिया की बात होगी और आपसे सॉवरेन के बारे में पूछा जाएगा तो या तो आप जवाब देंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सॉवरेन है, और या आप जवाब देंगे कि वी द पीपल ऑफ इंडिया सॉवरेन है। अब हम ये दो को सॉवरेन क्यों कह रहे हैं, इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन हम प्रीएम्बल के टाइम करेंगे। बट याद रहे ये इंडिया स्पेसिफिक है। जैसे ही हम ब्रिटेन की बात करते हैं तो हमारा आंसर डिफरेंट हो जाता है, और क्यों हो जाता है इसके बारे में भी हम प्रीएम्बल के टाइम बात करेंगे। तो अब बात करते हैं आर्टिकल 12 की। आर्टिकल 12 में ये बताया गया है कि स्टेट में क्या क्या शामिल है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट और पार्लियामेंट, जैसे अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स और उनके लेजिस्लेचर, सारी लोकल अथॉरिटीज और अदर अथॉरिटी। लेजिस्लेचर को स्टेट में काउंट करना हमें समझ आता है, क्योंकि जो लॉ बनाएगा उसे तो काउंट ही करना चाहिए, और सेंट्रल और स्टेट दोनों लेजिस्लेचर को इसमें शामिल किया है, तो ये अंडरस्टैंडेबल है। सेंट्रल गवर्नमेंट और सारी स्टेट गवर्नमेंट्स को इंक्लूड करना भी हमें समझ आता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने जुडिशरी को भी स्टेट में इंक्लूड किया है आर्टिकल 12 में? धीरे बोलिए। जुडिशरी के बारे में बात करते समय बहुत कॉशियस रहना है, कंटेम्प्ट लग जाएगा। फ्रेंड्स, जुडिशरी के कामों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला, जुडिशियल फंक्शंस। जुडिशियल फंक्शंस माने जजमेंट देना। किसी भी केस पे कोई जजमेंट जो होता है वो एक जुडिशियल फंक्शन है। और दूसरा, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस का मतलब वो सारे काम जिसमें जजमेंट इन्वॉल्व नहीं है। जैसे हमारे हाई कोर्ट्स और अदर कोर्ट्स भी काफ़ी सारे अपॉइंटमेंट करते हैं, प्रमोशंस करते हैं, ट्रांसफर्स करते हैं। ये सारे काम एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस हैं। जब जुडिशरी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस कर रही होती है, स्टेट की डेफिनेशन में इंक्लूड होती है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं और ना कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के बहुत से जजमेंट्स कहते हैं। यानी जब एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस जुडिशरी कर रही है तो वो आर्टिकल 12 के स्टेट की डेफिनेशन में इंक्लूडेड है। लेकिन जब जुडिशियल फंक्शंस कर रही है, यानी अगर हाई कोर्ट ने कोई वैकेंसी निकाली और हाई कोर्ट की उस वैकेंसी से आपको लगता है कि आपके फंडामेंटल राइट्स कहीं वायलेट हो रहे हैं, तो उस वैकेंसी में उसकी किसी प्रोसेस के लिए आप अपने फंडामेंटल राइट्स के वायोलेशन की रिट पिटीशन सबमिट कर सकते हैं सीधे सुप्रीम कोर्ट में। यह आपका राइट है, क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजंस में जुडिशरी के जुडिशियल फंक्शंस को आर्टिकल 12 में इंक्लूड नहीं किया है। ध्यान रहे दोस्तों, एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्लूडेड है, जुडिशियल नहीं। स्टेट की डेफिनेशन में लोकल अथॉरिटीज को भी डाला है। लोकल अथॉरिटीज का दोस्तों आप मतलब जानते हैं, पंचायती राज, अर्बन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपैलिटीज, ये सब लोकल अथॉरिटीज में आते हैं। इन सब पर डिटेल्ड डिस्कशन हम लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में करेंगे। लेकिन यहाँ ये याद रहे कि ये सारी लोकल अथॉरिटीज आर्टिकल 12 में स्टेट की डेफिनेशन में आती हैं। आर्टिकल 12 में एक वर्ड अदर बॉडीज है। अब सारी लड़ाई इस अदर बॉडीज शब्द की ही है, इसी पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहा है। अब आप कहेंगे कि सर इसमें कंफ्यूजन की क्या बात है, तो आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। यह है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, और यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्टर को रेलवे ने कार पार्किंग का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। ध्यान रहे दोस्तों, कॉन्ट्रैक्टर प्राइवेट है। रेलवे खुद इस कॉन्ट्रैक्ट को मैनेज नहीं कर रहा है, मैनेज एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर कर रहा है। तो हमारे ये प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर साहब जो हैं, इन्होंने जो पार्किंग की रेट लगाई है जरा उसको पढ़ते हैं। एक आम आदमी के लिए रखा है इन्होंने 40 रुपये प्रति घंटा, और जो रामगढ़ के वासी हैं उनके लिए रखा है 100 रुपये प्रति घंटा। अब रामगढ़ के वासियों से इनका क्या विशेष प्रेम है दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं। लेकिन बाय चांस आप भी रामगढ़ के वासी हैं, और जब आप यहाँ ये रेट पढ़ते हैं
तो आपका खून खौलने लगता है। पुराने जमाने के सुप्रीम कोर्ट जिसने कंजर्वेटिव व्यू लिया था, वो तो आपको इस कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ रिट पिटीशन अलाउ नहीं करता, क्योंकि ये एक प्राइवेट पार्टी है और वो इसे स्टेट की डेफिनेशन में नहीं मानता। लेकिन नए जमाने का सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भैया ये कॉन्ट्रैक्टर रेलवे के बिहाफ पे काम कर रहा है, और जब ये रेलवे के बिहाफ पे काम कर रहा है, उसकी लैंड के लिए काम कर रहा है, उसकी पार्किंग के लिए काम कर रहा है, तो ये भी स्टेट का पार्ट माना जाएगा और आप रामगढ़ के बाशिंदे इनके खिलाफ फंडामेंटल राइट्स के वायोलेशन की याचिका दायर कर सकते हैं और इन्हें रेट सेम रखनी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी संस्था स्टेट में गिनी जाएगी या नहीं गिनी जाएगी, इसके निर्धारण के लिए हम उस संस्था को दी गई पावर्स, उसके फंक्शंस, उसके फिनेंसेस और उस पर गवर्नमेंट का कितना कंट्रोल रहता है आदि पैमानों पर निर्णय करेंगे। और हाँ, ध्यान रहे, मेरिट ऑफ द केस पर डिसीजन होगा। कोई एक सिंगल प्रिंसिपल नहीं बना सकते कि इस संस्था को स्टेट में गिनेंगे और दूसरी को नहीं गिनेंगे। दोस्तों, इस कॉन्टेक्स्ट में आरडी शेट्टी वर्सेस एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के केस का नाम याद रखना ठीक रहेगा। और ये भी ध्यान रहे दोस्तों कि आज के ज़माने में बहुत सी प्राइवेट एजेंसीज जो स्टेट के लिए काम कर रही है, वो भी सब स्टेट की डेफिनेशन में काउंट की जा रही है। दोस्तों, बीसीसीआई का डिस्प्यूट भी काफ़ी चर्चा में रहता है कि क्या ये स्टेट के अंतर्गत गिना जाए अथवा नहीं। तो ध्यान रहे दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई को अभी तक स्टेट में नहीं गिना है। इसे एक ऑटोनॉमस बॉडी माना है जिसके अपने नियम, कानून, कायदे हैं, और ये कहा है कि क्योंकि ये गवर्नमेंट से कोई फाइनेंशियल हेल्प नहीं लेती है, इसलिए बीसीसीआई को राज्य में नहीं गिना जा सकता। लेकिन ये भी ध्यान रहे दोस्तों कि बहुत पुरजोर मांग चल रही है कि बीसीसीआई को स्टेट में गिना जाए। नेशनल कमीशन ऑन द रिव्यू ऑफ द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने भी ये सलाह दी थी कि बहुत सारी ऐसी प्राइवेट बॉडीज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले कर रही हैं और जिनका पब्लिक पर अत्यधिक प्रभाव है, तो हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके इनको स्टेट की डेफिनेशन में शामिल करवाना चाहिए। दोस्तों, हाल ही में यूनाइटेड नेशंस के एक भारतीय कर्मचारी को नौकरी से निकाल दिया गया, तो उन भाई साहब ने भी जुडिशरी के पास जाकर गुहार लगाई कि आप आर्टिकल 12 में यूनाइटेड नेशंस को नोटिस भेजिए और मेरे फंडामेंटल राइट्स के वायोलेशन की प्रार्थना सुनिए। तो जुडिशरी ने साफ साफ कहा कि भैया, यूनाइटेड नेशंस स्टेट की डेफिनेशन में नहीं आता। दोस्तों, जैसा हमने डिस्कस किया कि धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट बहुत लिबरल व्यू ले रहा है और प्राइवेट संस्थाओं को भी स्टेट की डेफिनेशन में ले रहा है। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों कि एक एनसीईआरटी का केस हुआ था। ये चंद्र मोहन जी खन्ना थे, इनको एनसीईआरटी ने नौकरी से निकाल दिया। ये कोर्ट के पास गए और इन्होंने अपने फंडामेंटल राइट्स के वायोलेशन की रिट लगाई। लेकिन एनसीईआरटी ने कहा कि सर, हम तो स्टेट से बहुत नॉमिनल हेल्प लेते हैं और ना गवर्नमेंट हमें कंट्रोल करती है, तो हम तो इसी बात पे क्वेश्चन करते हैं कि हम तो आर्टिकल 12 में स्टेट नहीं है। और दोस्तों, एनसीईआरटी का ये आर्ग्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया और ये केस एक फेमस केस है। कई बार इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान रहे कि एनसीईआरटी को स्टेट की डेफिनेशन में नहीं माना गया है। और अगर केस का नाम ध्यान रखना है तो चंद्र मोहन खन्ना केस। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अभी तो दोस्ती शुरू हुई है। सोचते रहिए और मुस्कुराते रहिए, क्योंकि दोनों सक्सेस के लिए बहुत बहुत जरूरी है। अपने सपने को सच करने में कितनी भी परेशानी आए और कितनी भी मुश्किलें आए दोस्तों, आपको अपना जोश बहुत हाई रखना है, क्योंकि अपना टाइम आएगा। हाँ दोस्तों, अपना टाइम आएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू दोस्तों।